गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो हम आज का टॉपिक है, आज देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। किसके बारे में देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में देखेंगे। देखो सबसे पहले इसमें देखेंगे आज रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सबसे पहले पढ़ेंगे हम रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। भौतिक परिवर्तन होते हैं तो वो क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो वो तो कौन से कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो कौन से कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे भाई? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि उसके गंध, रंग, ताप, दाब आदि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो वो क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। तो इसकी बात करेंगे, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुणों में क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दूसरी बात ये करें कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन यानी कि दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं में होता है। तीसरी बात करें तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नहीं होता है, यानी कि जो मूल पदार्थ होता है वो ही हमारे को प्राप्त होता है। केवल उनके भौतिक गुण यानी कि उनकी अवस्थाओं में या ताप दाब में परिवर्तन होता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं। अस्थायी परिवर्तन होता है, ये नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे ध्यान देंगे इधर, ये आपके पास क्या है? उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये आपके पास क्या है भाई? जल है। क्या है? जल है। जल है। यदि इस जल को, इधर ध्यान देंगे, यदि इस जल को मैं बताऊं क्या करें भाई? गर्म करें। क्या करें? गर्म करें। जल को गर्म करेंगे तो यहां से भाप बनेगी और क्या बनेगी भाई? वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? वाष्प। देखो वाष्प बनेगी तो वाष्प का जल भी क्या अणुसूत्र क्या होता है? H2। वो भी एक प्रकार का क्या है? जल ही है। और यदि इसी जल है उसको ठंडा करें, क्या करें भाई? ठंडा करें। इधर क्या करें? इसको ठंडा करें तो क्या बनेगा भाई? बर्फ बन जाएगी। क्या बनेगी? बर्फ। तो इसका भी अणुसूत्र क्या होता है? जल ही होता है। क्या होता है? जल। यानी कि इसके अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इनके अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है? किस प्रकार से? ये जल है तो ये तो किस अवस्था में होता है? लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में होता है। ये वाष्प यानी कि ये कौन सी अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। और ये जल बर्फ बन जाती है तो ये क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है भाई? ठोस होता है। यानी कि देखो अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। इसकी अवस्था में परिवर्तन यानी कि भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया, लेकिन देखो अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ वो का वही है, यानी कि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? ऐसा परिवर्तन, ध्यान से सुनेंगे और परिभाषा को नोट करेंगे, वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण आपके सामने लिख दिया है। अब इसके बाद देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है
इसके अंदर क्या होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा लेकिन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरी बात करें तो जो भौतिक परिवर्तन था वो अस्थायी परिवर्तन था, ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि एक दिशा में संपन्न होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। तीसरी बात ये करें, देखो जो भौतिक परिवर्तन था उससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इससे क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण 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 होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। उदाहरण देखें, जैसे मतलब कार्बन है, कार्बन को यदि ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, C+O2 क्या बन गया, CO2 क्या बनता है, CO2 बनता है। तो देखो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो इसके पदार्थ ही पूरा चेंज हो जाता है, अणुसूत्र चेंज हो जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनने जाता है। तो रासायनिक गुणों में क्या हो गया, यहाँ पे परिवर्तन होता है। यदि इसका और भी एग्जाम्पल बताएं तो लोहे पे जंग लगना, दूध से हम दही बनाते हैं वो भी इसी का उदाहरण है, और भी उदाहरण दे सकते हैं इसका। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है और भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद देखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। आप देखो आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण, देखो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे भाई। कोई भी अभिक्रिया है उसमें जो भी पदार्थ है उनको यदि हम सूत्र और प्रतीकों के रूप में या अणुसूत्रों के रूप में लिख दें तो उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण बोला जाता है। किसी अभिक्रिया में पदार्थों को उनके प्रतीकों एवं अणुसूत्रों के रूप में लिखने पर जो भी हमारे को समीकरण प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, रासायनिक समीकरण। जिस प्रकार से हमने बताया कि जो भी कार्बन होता है, यदि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो ध्यान सुनेंगे, हमने क्या बोला, ये कार्बन है, क्या है भाई, कार्बन है। इसको यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या बनता है भाई, यहां से कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो इनको प्रतीकों के रूप में लिखें, जैसे कार्बन है, कार्बन को लिख दिया C से, इसका प्रतीक होता है ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र हो जाएगा CO2। तो ये क्या बन गया, इसका प्रतीकों के रूप में अणुसूत्रों के रूप में लिख दिया तो ये क्या बन गया, इसका समीकरण बन गया। इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे भाई, इसको रासायनिक समीकरण। तो यदि अभिक्रिया में जो भी पदार्थ है उनको प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिख दिया जाता है तो उसे बोला जाता है रासायनिक समीकरण। क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, को लिखने के चरण। भाई जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके क्या क्या चरण होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो देखो रासायनिक समीकरण होता है उसको लिखने के चरण देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, चरण देखेंगे। भाई जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखने के चरण देखेंगे। एक बार इसे नोट कर ले अभी। देखो रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, देखो रासायनिक समीकरण को चरण लिखने के शब्द क्या होते हैं, पहला नियम क्या होता है, सबसे पहले जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे अभिकारक हुआ, सबसे पहले लिखा जाता है अभिकारक को, अभिकारक को लिखा जाता है। फिर इसके बाद में अभिकारक को लिखने के बाद तीर का निशान लगाया जाता है और फिर लिखा जाता है उत्पाद को। क्या लिखा जाता है, उत्पाद को। रासायनिक समीकरण को लिखने में क्या होता है, अभिकारक को लिखेंगे, फिर तीर का निशान लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, उत्पाद को लिखेंगे। अब यहां हम जानेंगे अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। देखो अभिकारक तो क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको तो क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है।
तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलेंगे, अभिकारक। और इन पदार्थों से जो बनते हैं उनको क्या बोलेंगे, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों से जो भी उत्पाद यानी कि जो भी पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसे क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्पाद। तो ये अभिकारक हुआ और उत्पाद हुआ। सबसे पहले अभिकारकों को लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। दूसरा इसका जो नियम आता है वो क्या होता है, ध्यान देंगे। दूसरा नियम ये है, जैसे हमने एक समीकरण लिखा C+O2 CO2, क्या लिखा, CO2। इस रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ है, क्या है, जो भी पदार्थ है उनकी संख्या को बढ़ाकर या घटाकर क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, संतुलित। यानी कि अभिकारकों और उत्पाद दोनों में पदार्थ, जो भी पदार्थ अणु है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भी, संतुलित होनी चाहिए। तो अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, संतुलित। अब देखो अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है और कौन सी विधि से किया जाता है, अनुमान विधि से। किस विधि से किया जाता है, अनुमान विधि से। अनुमान विधि से। तो अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है अनुमान विधि से। किस विधि से किया जाता है, अनुमान विधि से किया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। देखो अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। संतुलित का नियम है कि कार यानी कि जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी परमाणु होता है, सबसे पहले उसकी क्या करते हैं, संख्या को संतुलित करते हैं। उसकी संख्या को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी परमाणु होते हैं उनकी संख्या को सबसे पहले संतुलित किया जाता है। फिर बाद में क्या करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करते हैं और फिर ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करते हैं। देखो एग्जाम्पल की दृष्टि से हम समझाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया C3H+O2 और क्या बन गया हमारे पास, CO2+H2। ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। क्या करना है भाई, संतुलित। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी परमाणु है उसको क्या करेंगे, संतुलित। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर तो क्या बच गया हमारे पास, कार्बन। तो कार्बन की संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे दोनों साइड से। देखो इधर देखो कार्बन 1 है, इधर कितने हैं, 3। इधर कार्बन को 3 बढ़ाने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो ये देखो C3H+O2 और यहाँ क्या लगा देंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे +H2। देखो अब क्या हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो कार्बन की संख्या क्या होगी, संतुलित होगी। कार्बन की संख्या को संतुलित करने के बाद शायद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। देखो हाइड्रोजन कितने, इधर देखो 2 है, इधर कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8। तो क्या मैं यहाँ पे 4 लगा सकता हूँ। अगर यहाँ 4 लगा देंगे तो देखो 4 दूनी 8 और इधर भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो हाइड्रोजन की संख्या भी क्या होगी, संतुलित हो गई। इसके बाद देखो क्या बच गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 4 कितने हो गए, 10। 3 दूनी 6, 6 4 कितने हो गए, 10 हो गए। इधर कितने हैं, 5। यहाँ में 5 लगा दूं, देखो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। तो ये क्या होगी, अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो दूसरा नियम ये है कि अभिक्रिया में दोनों साइड में परमाणु की संख्या को घटाकर या बढ़ाकर दोनों साइडों में परमाणु की संख्या क्या करनी चाहिए, बराबर करनी चाहिए। यानी कि अभिक्रिया को क्या करनी चाहिए, संतुलित करना चाहिए। तीसरा नियम क्या है कि जो भी पदार्थ है उनकी अवस्थाओं को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अवस्थाओं को। तो अवस्थाओं को नीचे कोष्टक में लिखा जाता है। जिस प्रकार से ये देखो, ये कार्बन है तो ये इसकी अवस्था, ये ठोस अवस्था में होता है। ये O2 आपका है वो कौन सी अवस्था में होता है, गैस अवस्था में। और ये CO2 क्या होता है, गैस अवस्था में। तो इनकी अवस्थाओं को नीचे क्या लिखा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है। तो ये तीसरा नियम हो गया कि इनकी अवस्थाओं को कहां लिखा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है। और एक नियम हो गया, अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। पहला नियम ये होता है कि पहले अभिक्रिया को लिखेंगे, फिर तीर का निशान लगा देंगे और फिर क्या लिख देंगे, उत्पाद को लिख देंगे। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और इनसे जो पदार्थ बनता है उनको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अगला नियम की बात करें कि जो अभिक्रिया है, क्या है, अभिक्रिया। अभिक्रिया को मतलब संपन्न होने के लिए जितना ताप चाहिए या दाब चाहिए, अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो दाब चाहिए या ताप चाहिए, उस अभिक्रिया के ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जिस प्रकार से एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखो N2 + 3H2
और यहां से बना जाता है अमोनिया बनता है। क्या बनता है भाई? अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो अमोनिया बनता है। तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो ताप चाहिए वो चाहिए 773 केल्विन ताप, और दाब चाहिए 200 एटीएम का दाब। तो इसको कहां लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जितना ताप चाहिए, जितना दाब चाहिए, उसको तीर के निशान के कहां लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। तो ये भी एक नियम होता है। और एक नियम और होता है, वो क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया है, क्या है? अभिक्रिया है, उसको संपन्न होने के लिए जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं, क्या लेते हैं? उत्प्रेरक। उसको भी कहां लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ध्यान देंगे, इधर देखिए, जैसे ये हमारे पास है, इसकी क्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन से, तो एक एक हाइड्रोजन इनको मिल जाएंगे, तो क्या बढ़ जाएगा? CH3 बंद हट जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक काम में आता है वो होता है निक्किल। निक्किल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस निक्किल उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण होता है, उसको लिखने के कुछ चरण होते हैं। चरण क्या होते हैं वो आपको बता दिए कि पहले अभिकारक को लिखेंगे, फिर तीर का निशान लगा देंगे, फिर उत्पाद लिख देंगे। अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये आप लोगों को बता दिया है। फिर हम क्या करेंगे? अवस्थाओं को नीचे कोष्टक में लिख देंगे। जो भी ताप और दाब चाहिए अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए वो तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है? अब जो भी परमाणु अणु होते हैं उनकी संख्या को बढ़ा और घटाकर क्या किया जाता है? अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अभिक्रिया को संतुलित किस विधि से किया जाता है? अनुमान विधि से किया जाता है। अनुमान विधि को इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। फिर बात करें कि भाई संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, तो अभिक्रिया को संतुलित करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी परमाणु होते हैं उनकी संख्या को घटाकर और बढ़ाकर क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है दोनों साइडों में। फिर हम हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ाकर और घटाकर क्या करते हैं? बराबर करते हैं। और अंत में क्या करते हैं? ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाकर और घटाकर उस अभिक्रिया को संपूर्ण क्या कर देते हैं? संतुलित करते हैं। तो यह अभिक्रिया को लिखने के कुछ चरण थे। आगे हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। आप देखो आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के रासायनिक के गुणों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक एक अभिक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन या संयोजन। संयुग्मन या संयोजन या इसको बोला जाता है योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है। योगात्मक, ध्यान देंगे, योगात्मक अभिक्रिया। एक ही बात है, तीनों एक ही बात होती है। संयुग्मन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, तीनों एक ही बात है। कोई सा भी नाम आपको एग्जाम में दे सकता है, तो तीनों की एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखो इसको संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें योगात्मक भी अर्थ, योगात्मक यानी कि योग होता है। क्या होता है भाई? योग होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? संयोजन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। किस प्रकार से भाई? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे C+O2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? CO2। देखो C+O2 क्या बनाया? CO2। ये क्या हो गए? दो पदार्थ हो गए, दो विकारक हो गए, दोनों मिला और एक उत्पाद बना लिया, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। दूसरा उदाहरण देखें, Mg+O2 क्या बना भाई? ये MgO क्या बना?
मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये भी कोई किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। देखो इनका मतलब ये जो समीकरण होते हैं वो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं, लेकिन इनके नाम भी होते हैं। जैसे ये अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं कोयले का दहन। क्या बोला जाता है, कोयले का दहन। कई बार के एग्जाम में पूछा गया है कि कोयले का दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया C+O2CO2। और दूसरा इसको बोलते हैं मैग्नीशियम फित्ते का दहन। मैग्नीशियम फित्ते का दहन। तो ये मैग्नीशियम फित्ते का दहन की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, Mg+O2MgO। तो ये क्या होती है, हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। Mg+O2MgO मैग्नीशियम फित्ते का दहन, C+O2CO2 कोयले दहन की रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया दूसरे नंबर की क्या आती है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आती है भाई, विस्थापन। ध्यान से सुनेंगे, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को कौन सी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल समझेंगे इसको। जैसे हमारे पास है Zn+CuSO4, क्या बना यहां से, देखो ZnSO4+Cu। देखो ध्यान देंगे, यहां पर क्या था, जिंक था, ये क्या था, कॉपर सल्फेट था। यहां से ये जिंक क्या है, इसकी क्रियाशील क्या होता है, क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे, Cu से। जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, इसलिए जिंक क्या करता है, कॉपर को यहां से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है और इसके स्थान पर खुद आ जाता है। देखो क्या आ गया, Zn, यहाँ Cu हट गया तो क्या आ जाएगा, Zn आ जाएगा। तो क्या बन गया, ZnSO4 और Cu का क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, क्या आ गया, Cu आ गया। तो Zn+CuSO4 क्या बन गया, ZnSO4Cu। इसी प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं Fe+CuSO4। तो ये क्या होता है, आयरन होता है और ये क्या है, कॉपर। तो आयरन की जो क्रियाशीलता होती है वो भी कॉपर से ज्यादा होती है, तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर लें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu, Fe+CuSO4 FeSO4+Cu। यहाँ पे Zn Cu से अधिक क्रियाशील है, यहाँ पे Fe Cu से क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो अगली अभिक्रिया आपकी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया आती है। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। वो विस्थापन अभिक्रिया थी, इससे पहले कौन सी अभिक्रिया देखी थी, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक, जो दो अभिकारक होते हैं, दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में क्या हो जाएं, प्रतिस्थापित हो जाएं, तो उसे कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। समझेंगे यहाँ पे, जैसे AB+CD। देखो ये क्या है, दो अभिकारक हैं, एक तो अभिकारक AB हो गया, एक कौन से हो गया, CD। तो यहाँ क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। यहां से क्या होते हैं, दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित। यानी कि ये A तो किसको लेके जाता है, D को, और ये B किसको लेके जाता है, C को। तो यहाँ क्या बन जाएगा, AD प्लस क्या बनता है, BC। ये क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन। एग्जाम्पल समझेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, AgNO3+KCl। देखो AgNO3+KCl, यहां से क्या हो, देखो ये Ag क्या करेगा, इस Cl को ले जाएगा और ये क्या करेगा, इसको ले जाएगा। देखो क्या बनेगा, Ag
Cl प्लस यहां से ये के इसको लेगा तो क्या बनेगा KNO3। तो ये विक्रिया कौन सी होती है? द्विविध स्थापन अभिक्रिया होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो उस अभिक्रिया को द्विविध स्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। उदाहरण लिख सकते हैं AgNO3 प्लस KCl, AgCl प्लस KNO3। इसके बाद हम देखेंगे अपघटनीय अभिक्रिया। देखो अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय या इसको बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? वियोजन। दोनों नाम एक ही बात है, अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है? अपघटनीय का मतलब यानी टूटना। क्या होता है? टूटना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? अपघटनीय अभिक्रिया बोला जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपघटनीय अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपघटनीय अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ। इसका क्या होगा? अपघटन होगा, ये टूटेगा दो पदार्थों में और क्या बनाएगा? CaO प्लस CO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो पदार्थों के रूप में टूट जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? अपघटनीय अभिक्रिया बोलेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? अपघटनीय अभिक्रिया बोला जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अब हम देखेंगे इसके प्रकार, यानी कि अपघटनीय अभिक्रिया होती है उसके प्रकार देखेंगे और ये तीन प्रकार की होती है। अपघटनीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। एक एक के बारे में जानेंगे, एक बार आप इसे नोट करें। अब देखो हम देखेंगे अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार। अभी हमने क्या पढ़ा था? अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। इसके प्रकार देखेंगे, अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार। और कितने प्रकार की बताई मैंने? तीन प्रकार की। कितने प्रकार की बताई? तीन प्रकार की। देखो तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक नंबर पे आती है ऊष्मीय अपघटनीय। ऊष्मीय अपघटनीय। दूसरी कौन सी आती है भाई? दूसरी कौन सी आती है? प्रकाश अपघटनीय। और तीसरी कौन सी आती है? विद्युत अपघटनीय। तो ये तीन प्रकार की होती है अपघटनीय अभिक्रिया। तीन प्रकार की, ऊष्मीय अपघटनीय, प्रकाश अपघटनीय और विद्युत अपघटनीय। तीनों में एक चीज याद रखना, जो नाम आ रहा है उसकी उपस्थिति में क्या होता है? पदार्थ का अपघटन होता है। अपघटन यानी कि अपघटनीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? अपघटन होगा, यानी कि पदार्थ टूटेंगे। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा। तो ध्यान देंगे ऊष्मीय अपघटनीय कौन सी है? ऊष्मीय अपघटनीय। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अपघटन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है तो वो कौन सा कहलाएगा? ऊष्मीय अपघटनीय कहलाएगा। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो वो कौन सा कहलाएगा? प्रकाश अपघटनीय कहलाएगा। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है तो वो कौन सा कहलाएगा? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। तो तीनों की परिभाषा आपको याद हो गई होंगी, आप नोट कर लें।
तो ऊष्मीय अपघटनीय क्या हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है तो वो कौन सा कहलाएगा, ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा भाई, ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल लिखें तो देखो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका जो अपघटन होता है वो होता है ऊष्मा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है, ऊष्मा की उपस्थिति में हो जाता है CaO प्लस CO2। तो ये कौन सी विक्रिया होगी, ऊष्मीय अपघटना, ऊष्मीय अपघटनीय जिसमें पदार्थों का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है। दूसरी विक्रिया कौन सी है, प्रकाश विक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। वह रासायनिक विक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन किसकी उपस्थिति में होगा, यानी कि पदार्थों का अपघटन किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो देखो एग्जांपल लिख सकते हैं इसका 2HBr, और इसका जो अपघटन हो जाएगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। यहां से क्या बनेगा, H2 प्लस Br2, क्या बनेगा, H2 प्लस Br2 बनने जाएगा। यानी कि इस पदार्थ का अपघटन होगा वो प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो ये कौन सी विक्रिया हुई, प्रकाश अपघटनीय, यानी कि जिसकी उपस्थिति में होती है वो अपघटनीय विक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार जो विद्युत अपघटनीय, यानी कि इसमें क्या होगा, पदार्थ का जो अपघटन होगा वो विद्युत धारा की उपस्थिति में होगा। जैसे ये जल है, क्या है भाई, ये जल है, इसका जो अपघटन होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, विद्युत धारा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में होगा। क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपघटनीय विक्रियाओं के प्रकार हो गए 3 प्रकार की, ऊष्मीय अपघटनीय, प्रकाश अपघटनीय और विद्युत अपघटनीय। ऊष्मीय अपघटनीय क्या हो जाएगा, जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन होता है, CaCO3, CaO और CO2, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। प्रकाश अपघटनीय जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। विद्युत अपघटनीय क्या हो गया, जिसमें विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या होता है, पदार्थों का अपघटन होता है, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ये अपघटनीय विक्रिया हो गई और अपघटनीय विक्रियाओं के प्रकार हो गए। इसके बाद में जो भी रासायनिक विक्रियाएं रह गई और इससे संबंधित जो भी इस पार्ट का जो भी बच रहा है वो अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।